आज हम लोग ऐसे शब्दों की खबर लेंगे जो छात्रों को अक्सर परेशान किए रहते हैं। तो प्यारे छात्रों, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं, और आप भी खबर लीजिए जो शब्द आपको हमेशा परेशान किए रहते हैं। तो चलिए, राजकीय विद्यालय आगमपुर की तरफ से कुछ आज हम लोग नए शब्दों से परिचित होते हैं। आपके लिए नए भी हो सकते हैं और परेशान करने वाले शब्द भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज किए रहते हैं, दुविधा में डाले रहते हैं। तो वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, और कंफ्यूज्ड जो दुविधा में डाले रहते हैं। ऑफेन के स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, OFTEN। आप इसको ऑफेन पढ़ेंगे, इसमें टी साइलेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। जैसे एक्सेप्ट, पहला शब्द है, स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, ACCEPT। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। अब देखिए, उच्चारण दोनों शब्दों का लगभग लगभग एक जैसा है, और इनके हिंदी बिल्कुल अलग हैं। तो इन शब्दों के स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे और उसको देखेंगे कि उच्चारण एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, और हिंदी भी दोनों की अलग है। आगे बात करते हैं। एंड, इंड। एंड का मतलब और होता है, आप जानते ही हैं। इंड का मतलब होता है समाप्त। जब आप फिल्में देखते हैं तो अंत में क्या लिखा आता है? द इंड। इंड का मतलब फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। तो स्पेलिंग पर आप ध्यान देंगे, और यह आपको बोर्ड की परीक्षा में भी बड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जो देखने में एक जैसे रहते हैं और उच्चारण भी एक जैसे लगे रहते हैं, और आप परेशान हो जाते हैं। तो आज आप खबर ले रहे हैं ऐसे शरारती शब्दों की। तो चलिए थोड़ा और खबर लेते हैं हम लोग हैं। बैड और बेड। बैड का मतलब बुरा। जब आप 50 नंबर में केवल 15 पाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इन सारे शब्दों को आप याद करें कि कम से कम 50 में बहुत कम आपको मिले तो 40 नंबर मिले। इससे कम मिला तो समझ लीजिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। और अगला है बेड, BED। जब आप शाम को क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं और फिर नींद आने लगती है, तो मम्मी क्या कहती हैं कि बेटे चलो पढ़ाई बहुत हो गई, अब जो है बेड पर जाओ, मतलब सो जाओ। तो बेड बुरा, और बेड बिस्तर। बर्थ, आप जानते ही हैं, BERTH। बर्थ का मतलब होता है सीट। जब आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, टिकट बुक किए रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बर्थ पर जाते हैं कि हमारी बर्थ सीट नंबर क्या है, बर्थ नंबर क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप बैठते हैं। और अगला शब्द है बर्थ, BIRTH। इसका अर्थ होता है जन्म। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ज़रूर आप जानते होंगे। यदि आप जानते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख करके भेजें, ताकि हम समझें कि आप डेट ऑफ बर्थ का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है आपके TC पर, अर्थात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, वही फाइनल होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि आधार पे मेरा डेट ऑफ बर्थ दूसरा है। तो ऐसे सारे बच्चों को मेरा सुझाव है कि वे अपने आधार कार्ड पर जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात जन्म तिथि है, उसको TC के अकॉर्डिंग सही करवा लें। नहीं तो आपको वजीफ़ा नहीं मिलेगा और बहुत जगह समस्याएं पैदा होती रहेंगी। तो बर्थ का मतलब हो गया जन्म। अगला जो है शरारती शब्द है, क्या है? कैटल और केटल। आप जो है, कैटल का मतलब होता है पशु। स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान देंगे, उच्चारण काफ़ी मिलता जुलता है शब्दों का। तो पहला शब्द जो कैटल है, इसका मतलब पशु होता है। और यह भी याद रखेंगे, कैटल बहुवचन होता है। कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं। या कैटल आर ईटिंग ग्रास, पशु घास खा रहे हैं। तो कैटल के बाद आप हमेशा आर लगाएंगे। और केतली जो है, आप जानते हैं, इसमें पानी गर्म करते हैं, चाय पीते हैं। चाय की दुकान पर जब भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि चाय हमेशा खौलती रहती है, और जो बर्तन होता है वही केटली या डेगची कहते हैं हम लोग। डियर का मतलब होता है प्यारा, और डियर का मतलब हिरन भी होता है। लेकिन ज़रा स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, जिसका अंग्रेजी प्यारा होता है, DEAR होता है, और DEER होता है, तो वह होता है हिरन।
अब आपको यह कन्फ्यूजन ज़रूर होता होगा कि कैसे याद करें? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आप हिरन को देखते होंगे, तो उसके पास 2 सींग होती है और 2 सींग होती है, तो डियर में डी डबल ई है। तो ई डबल ई है, तो इस तरह से याद करते हैं कि डबल ई है और डबल हिरन की सींग भी होती है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो डियर, डी ई ए आर, डियर का मतलब हो गया प्यारा, और डी डबल ई आर, डियर का मतलब हो गया हिरन। डाई, मरना, और दूसरा डी वाई ई, डाई का अर्थ होता है रंगना। अब डी आई ई का मतलब होता है मरना, वो तो आप जानते ही हैं। मरने का मतलब होता है कि जीवन समाप्त। लेकिन डी वाई ई, रंगना, जैसे कि आप कपड़े रंगते हैं या बहुत से लोग बाल रंगते हैं, तो उच्चारण एक जैसा है लेकिन हिंदी बिल्कुल अलग अलग है। डी आई ई, डाई का मतलब मरना, और डी वाई ई का अर्थ होता है रंगना। डोज और डोज, आप यहाँ पर देखिए, डी ओ एस ए, डोज का अर्थ होता है दवा की मात्रा। जब आप दवा खरीदने जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो दुकानदार क्या पूछता है आपसे कि दवा कितने डोज की चाहिए? तो आप कहते हैं 200 mg, 500 mg, और छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग डोज की दवाएं होती हैं। तो टैबलेट एक ही होता है, बस उसमें क्वालिटी उसकी बदल जाती है। और डी ओ जेड ई, डोज का अर्थ होता है झपकी लेना। जब आप लंच करते होंगे दोपहर को और क्लास में जब 5वीं घंटे में बैठते होंगे, तो क्या होता होगा? थोड़ी आपको झपकी आती होगी, और टीचर देखते होंगे तो पहले आपको खड़ा करते होंगे और कहते हैं क्या हाल है? तो इतना होने मात्र से आपकी जो डोज, जो झपकी आ रही थी, वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि लंच के बाद बच्चों में झपकी आना स्वाभाविक है, तो थोड़ा सा एक बार प्रेम से खड़ा कर दें, नाम पूछ दें, बस इतने से क्या होता है कि आप भी समझ जाते हैं कि क्या गलती हो रही थी, और टीचर ने गलती को सुधार भी दिया। ईयर का अर्थ होता है कान। आप अच्छी तरह जानते हैं कान पर क्या होता है, कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पेंसिल रख करके चलते हैं। और दूसरा शब्द है ईयर, ए भी वाई ई ए आर, ईयर का अर्थ होता है वर्ष। जैसे 2023 इस समय चल रहा है, तो देखिए उच्चारण काफ़ी एक जैसा है, बस आपको ध्यान देना है कि स्पेलिंग क्या है और उसकी हिंदी क्या है। आप ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ना समझ जाएं। फेयर का अर्थ होता है सुंदर, और फेयर नीचे भी लिखा है, फेयर का अर्थ होता है किराया। अब देखिए, एफ ए आई आर, फेयर का मतलब सुंदर, जैसे कि एक सुंदर लड़की। और फेयर का अर्थ गोरा भी होता है। लेकिन जब दूसरा जो है फेयर का अर्थ होता है किराया, जब आप रोडवेज से यात्रा करते हैं, तो आप पूछते हैं ना कि भाई ये शाहाबाद से हरदोई का कितना रुपया फेयर है, कितना रुपया किराया है, तो आप वह 47 रुपया या आपका जो भी किराया लगता हो, आप भुगतान करते हैं। तो एफ ए आई आर, फेयर का अर्थ हो गया सुंदर, और एफ ए आर ई, फेयर का मतलब हो गया किराया। स्पेलिंग अलग, उच्चारण लगभग एक जैसा, और हिंदी बिल्कुल अलग। आगे देखते हैं। फ्लावर का अर्थ होता है आटा, और फ्लोर का अर्थ होता है फर्श। फ्लावर का होता है मतलब आटा। जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी किसकी बनती है? आटा की बनती है। अगर आप मल्टीग्रेन आटा का रोटी बनाते हैं तो और अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने लिखने की क्षमता अच्छी हो सकती है, बढ़ सकती है। और कई प्रकार के आटा, जब आप दुकान पर जाएंगे तो पूछेंगे भाई मल्टीग्रेन आटा क्या होता है, तो आप उसको देखेंगे 4-5 अनाजों से मिला करके बनता है। तो फ्लावर का मतलब हो गया आटा, और फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, जिस पर आप बैठ करके व्यायाम करते हैं या ड्राइंग भी करते हैं। गेट का अर्थ होता है चाल। जैसे कहते हैं ना कि चाल ढाल उसकी ठीक नहीं चल रही है, तो वही चाल ढाल। तो GAIT, गेट का अर्थ होता है चाल, या नाउन है, और ये गो का नाउन फॉर्म है। और GAT, गेट का अर्थ होता है फाटक। आपका घर जहाँ होता है, तो सबसे सब पहले क्या होता है कि फाटक होता है। आप विद्यालय जाते हैं तो फाटक के माध्यम से ही जाते हैं, गेट के माध्यम से ही जाते हैं। तो जब भी आप विद्यालय जाएं, तो गेट का मतलब होता है चाल, आपकी चाल ढाल अच्छी होनी चाहिए। और फाटक, फाटक के पास कोई गंदगी न करें। अच्छे छात्रों की यही पहचान होती है कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा हो
तो उसको या तो डस्टबिन में फेंकते हैं, और यदि क्लास से बाहर जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको पॉकेट में रख लेना चाहिए, और जब घंटी समाप्त हो तो आप जाएं और डस्टबिन में उसको फेंकें। तो अपने गेट हो, चाहे बाउंड्री हो, चाहे कमरे हो, बिल्कुल आपको स्वच्छ रखना चाहिए। नो का अर्थ होता है नहीं, वो तो आप भली-भांति जानते हैं। और नो, KNOW, इसको भी नो पढ़ते हैं। मैंने कई छात्रों को कुछ और भी पढ़ते हुए सुना है, लेकिन आप जान जाइए कि KNOW, नो का अर्थ होता है जानना। जैसे आई नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी में कैसे बात की जाती है। तो नो और नो दोनों उच्चारण एक जैसा है, लेकिन हिंदी बिल्कुल अलग है। PEACE, पीस का अर्थ होता है शांति। जैसे शांति बनाए रखना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। जो छात्र क्लासरूम में शांति बनाते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा सीखते हैं, और जो बच्चे बातचीत करते हैं या शांति को भंग करते हैं तो वो कम सीख पाते हैं। तो यदि आपको अच्छा छात्र बनना है, मेधावी छात्र बनना है और इंटेलिजेंट छात्र बनना है, सफल छात्र बनना है, तो आपको क्लासरूम में शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जान जाइए कि अगर कोई भी अध्यापक 5 बातों को बतलाते हैं, तो जो बच्चे शांति से सुनते हैं वो 5 से 5 बातें सीखते हैं, और जो बच्चे बच्चे इधर-उधर करते हैं, बेमतलब का टाइम पास करते हैं, तो वो कभी-कभी कुछ भी नहीं सीखते हैं, और बाहर जाकर के लोगों से कह देते हैं, कुछ पूछा जाता है कि भाई बताओ इसका क्या उत्तर होगा? तो सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। जबकि वहीं दूसरा बच्चा होता है तो सारी की सारी बातों को बतला देता है। तो शांति बनाना क्लासरूम में बहुत ही ज़रूरी है। और जो दूसरा शब्द है इसका, पीस, PICE, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। अब जो है, तो जैसे अब कागज़ का टुकड़ा, तो कागज़ का भी टुकड़ा है, तो स्पेलिंग आप याद रखिए, PIECE। तो कागज़ के टुकड़े को भी आप अपने जेब में रख लेंगे, और जब डस्टबिन के पास या कूड़ेदान के पास पहुँचेंगे तो आप उसको फेंक देंगे। अगला शब्द है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अंत में जो स्पेलिंग है PAL और PLE, ये बिल्कुल इतना ही केवल परिवर्तन है और मीनिंग बदल जाती है। तो जो पहला शब्द है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, आपके विद्यालय में एक प्रधानाचार्य भी होंगे जो आपके कार्यशैली को, आपके गेट को, आपके चाल ढाल को, आपके ड्रेस को अक्सर वो निगरानी करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि PRINCIPAL, प्रिंसिपल हो गया प्रधानाचार्य, और PRINCIPLE, अब यहाँ पर स्पेलिंग बदल गई है। तो प्रिंसिपल का अर्थ हो गया सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। रेन का अर्थ होता है वर्षा। आपको भीगना बहुत ही अच्छा लगता है, निश्चित रूप से। और जब भीगते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बुखार होता है, और फिर आप 2 दिन के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को कि सर हम बरसात में भीग गए, बुखार हो गया, इसलिए हम 2 दिन तक नहीं आ पाएँगे। ऐसा लिखते हैं ना आप? तो भीगना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि फ़ीवर आता है, बुखार आता है, उसका भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रेन, REIGN। अब देखिए स्पेलिंग यहाँ पर जी क्या है, साइलेंट आपका है, और पढ़ते हम लोग रेन, राज्य। तो जैसे कि भगवान राम का राज्य उस समय बहुत ही अच्छा था, ऐसा लोग कहते हैं, राम राज्य बहुत ही अच्छा था। तो रेन का अर्थ हो गया राज्य। अशोक का राज्य, अकबर का राज्य, ये सब बहुत बड़े बड़े राज्य थे। राइट का अर्थ होता है ठीक या दाहिना। टीचर आपके कहते हैं ना कि बिल्कुल राइट आंसर तुमने दिया, और राइट का अर्थ होता है दाहिना भी होता है। लेफ्ट और राइट आपने तो सुना ही होगा। राइट का मतलब हो गया दाहिना, और लेफ्ट का मतलब बायां। तो RIGHT, राइट का मतलब हो गया ठीक या दाहिना। और दूसरा जो है WRITE, राइट का अर्थ होता है लिखना, कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए। और यहाँ पर देखिए आपको बतलाऊँ कि W क्या है, साइलेंट है, और फिर WRITE, राइट का अर्थ हो गया लिखना। तो ऊपर जो है RIGHT, राइट का मतलब ठीक, और WRITE, राइट का मतलब हो गया लिखना। तो प्यारे छात्रों, अब जो है जो अंत में मैंने लिखा है लिखना, तो आपको मेरा सुझाव है
कि सारे शब्दों को आप नोटबुक पर लिखें, उसको याद करें, टीचर को दिखलाएँ और देखें कि आपकी इंग्लिश में लिखने, पढ़ने और बोलने में बहुत निखार आ जाएगा। तो आपको अच्छा बनना है, तो इन शब्दों को लिखिए और आगे बढ़िए। और ये सारे शब्द आपको लिखने, पढ़ने, बोलने के साथ-साथ बोर्ड में भी बहुत सहायक होंगे और आप ऐसा करके देखिए, आपको खुद एहसास होगा। और पुराने प्रश्न पत्रों को भी ज़रा पढ़ लीजिए। देखिए कि हाँ, अरे! ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं सब। तो देर ना हो, लिखिए, आगे बढ़िए। मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।